बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल ने रोकी फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। दक्षिण गजा में फलस्तीनियों की भीड़ के बीच हमास ने रिहा किए 3 इजरायली बंधक। नाराज इस्राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, बाकी बंधकों को सुरक्षित माहौल में हो रिहाई, तब तक नहीं होगी कैदियों की अदला बदली। आज 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करने वाला था इस्राइल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन में 2 बड़ी खबरों की बात होगी। जानेंगे क्यों इस्राइल के सख्त रवैये से बढ़ेगी बाकी फलस्तीनियों की भी मुश्किलें, और यह भी जानेंगे कि अमेरिका में कैसे हुआ बड़ा हादसा। अमेरिका के वॉशिंगटन में हेलीकॉप्टर और प्लेन में टक्कर में 68 लोगों के मारे जाने की आशंका। पोटोमैक नदी के ऊपर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टकराया अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन। अब तक निकाली गई 28 लाशें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति ने कहा, रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के कब्जे से हर हाल में छुड़ाया जाएगा गोवा शहर। इस शहर में मची है भीषण तबाही। राष्ट्रपति फेलिक्स ने कहा, 5 लाख लोग विस्थापित होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। और दिखाएंगे रिपोर्ट, अंतरिक्ष में लाए गए के एस्टेरॉइड के टुकड़े से कैसे मिल सकता है इस सवाल का जवाब कि धरती पर कैसे पनपा जीवन। इस्राइल और हमास के बीच 15 महीने बाद जंग थमी थी, मगर दोनों में हुए सीज फायर पर भी खतरा मंडराने लगा है। वो भी बंधकों और कैदियों की अदला बदली के दौरान हुई एक घटना की वजह से। तेजी से बदले हालात की बात कवर स्टोरी में। आज हमास ने 2 इजरायली बंधकों को तो रिहा किया, तो वहीं इजराइल ने 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ये वो भावुक लम्हा था जब 15 महीने तक हमास के कैद में रहने के बाद अगाम बर्गर अपने माता पिता से वापस मिली। रिहा होने के बाद 20 साल के अगाम बर्गर को रेड क्रॉस को सौंपा गया था। फिर उन्हें एक समारोह के मंच पर ले जाया गया जहां हमास के हथियारबंद लड़ाके मौजूद थे। वो सेना की उस महिला यूनिट का हिस्सा थी जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने किडनैप कर लिया था। उनके दोस्तों ने उनकी रिहाई होते हुए टीवी पर देखा और इस तरह जश्न मनाया। अगाम की रिहाई के कुछ देर बाद 2 और इजरायली बंधकों को भी छोड़ा गया। इनमें से एक हैं 29 साल की अबेल यहूद और 80 साल के गाडी मोजेस। इसके अलावा थाईलैंड के 5 बंधकों को भी हमास ने आज रिहा किया। हालांकि इनकी रिहाई इजराइल और हमास के सीज फायर का हिस्सा नहीं थी। ये सभी इजराइल पहुंच चुके हैं। लेकिन बंधकों की रिहाई के दौरान इस तरह अफरा तफरी भी देखी गई। जब खान यूनिस में उन्हें रेड क्रॉस को सौंपा जा रहा था, तब भारी भीड़ ने उन्हें घेरा हुआ था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि मध्यस्थों को यह ध्यान देना चाहिए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो। साथ ही उन्होंने इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। और संघर्ष समझौते के पहले चरण में ये बंधकों और कैदियों की रिहाई का तीसरा मौका है। लेकिन आज गजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान मची अफरा तफरी को देखते हुए इजराइल ने उसकी जेलों में बंद 110 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी है। हमास ने इजरायली बंधक अबेल यहूद को रिहा किया। उनकी रिहाई में खासी दिक्कतें भी आई थी। ऐसा क्यों हुआ, बता रही बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ये तीसरी अदला बदली है और ये बताना यहाँ बेहद अहम है कि ये मौका समझौते में शामिल नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अबेल यहूद, जो चरमपंथी गुट इस्लामिक जिहाद की गिरफ्त में थी, उनसे संपर्क साधना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इजराइल को उम्मीद थी कि अबेल को पिछले हफ्ते रिहा हुए इजरायली सैनिकों से पहले ही रिहा किया जाएगा। इसे लेकर इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और सैकड़ों फलस्तीनी को दक्षिणी गजा से उत्तरी गजा में जाने को रोक दिया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ बीच में आए। उन्होंने फटाफट इनकी रिहाई को लेकर काम किया और आज वो रिहा हो गईं। और आज जो इस्रायली बंधक रिहा हुए, उन्हें मिलाकर 19 जनवरी के बाद से हमास के कैद से रिहा होने वाले कुल इस्रायली बंधकों की संख्या 15 हो गई है। इस्राइल और हमास के बीच 19 जनवरी को जो समझौता हुआ था वो 3 चरणों में लागू होगा। पहला चरण 42 दिन तक चलेगा और इस दौरान हमास 33 इस्रायली बंधकों को छोड़ेगा और उसके बदले इस्रायली जेलों में बंद 1900 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसी समझौते के तहत आज 3 इस्रायली बंधक रिहा किए गए, आरबेल यहूद, गदी मोसेस और अगाम बर्गर। इनसे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था। अभी 15 और बंधकों की रिहाई होनी है। इस्राइल ने बताया कि 8 बंधकों की मौत हो चुकी है। उधर फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA, जो पूरे मध्य पूर्व में करीब 60 लाख फलस्तीनियों की मदद करती है, इजराइल ने आदेश दिया है कि वो कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अपने स्कूलों और क्लिनिक्स को बंद कर दे। इन स्कूलों और क्लिनिक्स में हजारों लोग जाते हैं। कैसे इजराइल के कदम से हालात खराब हो सकते हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की रिपोर्ट में।
कई लोग बेघर और विस्थापित हैं, मगर गजा के ज्यादातर बाशिंदे जंग के पहले भी शरणार्थी माने जाते रहे हैं। कई लोग उन फलस्तीनियों के बच्चे या पोते पोतियां हैं जिन्हें 1948 में इसराइल के गठन के दौरान हुए संघर्ष के दौरान घर छोड़कर जाना पड़ा था। 7 दशकों तक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA यहाँ अहम भूमिका में रही है, लेकिन नए इस्राएली कानून ने उसके काम को खतरे में डाल दिया है। ये आपदा जैसी स्थिति होगी। अगर प्रतिबंध लागू हो जाता है तो इसके मायने ये हैं कि फलस्तीनी लोगों की तकलीफें और बढ़ेंगी। नसीर के परिवार ने 15 महीनों से UNRWA में शरण ली हुई है। उन्हें डर है कि अगर ये बंद होता है तो जरूरी मदद बंद हो जाएगी और उनके बच्चे दोबारा पढ़ाई नहीं शुरू कर पाएंगे। अहमद कहते हैं कि अगर आप जंग के पहले के और आज के हालात देखें तो वो भूल चुके हैं कि स्कूल जैसा भी कुछ होता है। इसराइल लंबे समय से ये कहकर UNRWA की आलोचना करता रहा है कि वो फलस्तीनियों को अपने ऐतिहासिक घरों को लौटने का सपना दिखाती है, पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के बाद से तनाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में इन हमलों में UNRWA के 9 कर्मचारियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। उन्हें संस्था से निकाल दिया गया, लेकिन इसराइल के मुताबिक समस्या बनी हुई है। मुझे लगता है कि कानून बहुत साफ है। गुरुवार को इसराइल ने UNRWA के साथ सभी संपर्क खत्म कर दिए हैं। मिसाल के लिए उन्हें यरूशलेम में अपने हर ठिकाने को खाली करना होगा। इस वजह से इस्राएली कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम के शुफात में घबराहट है। इस तरह के रिफ्यूजी कैंप्स या UNRWA को भी कभी स्थायी नहीं माना गया था। शरणार्थियों के साथ क्या होगा, इसका हल बातचीत से निकाला जाना था, लेकिन वो टलता गया और अब फलस्तीनियों को लगता है कि इस्राइल अपने हितों को साधने के लिए इस मौके को भुना रहा है। रिटायर हो चुके स्थानीय डॉक्टर सलीम अनाती ने मुझे बताया कि लोग यहाँ बदलाव नहीं चाहते। अगर इजराइल UNRWA को बंद करना चाहता है तो साथ ही उन्हें अपना कब्जा खत्म कर हमें हमारे अधिकार सौंपने चाहिए। इसराइल का ये बैन कैसे काम करेगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में लागू नाजुक संघर्ष विराम पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और शांति की उम्मीदें खतरे में पड़ सकती हैं। BBC संवाददाता योलांद नेल की रिपोर्ट। एक तो उम्मीद थी कि जंग थमने के बाद आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब ये डर है कि UNRWA ने ठीक से काम नहीं किया तो लाखों फलस्तीनियों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। और अब बात एक और बड़ी खबर की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में एक प्लेन और एक सेना के हेलीकॉप्टर में टक्कर हो गई। विमान में 64 लोग सवार थे और अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक थे। दोनों एयरक्राफ्ट्स के टुकड़े पोटोमैक नदी में गिरे। अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं और बाकियों को बचाने की कोई उम्मीद बची नहीं है। हादसा होने के तुरंत बाद करीब 300 राहत और बचाव कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। अमेरिकन एयरलाइंस का ये विमान रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए आ रहा था, मगर तभी अमेरिकी सेना के उस हेलीकॉप्टर से टकरा गया जो ट्रेनिंग के लिए उड़ा था। कैंसास से आई इस फ्लाइट में अमेरिका और रूस की स्केटिंग टीम्स की कई हस्तियां सवार थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे को लेकर सवाल किया और कहा है कि इससे बचा जा सकता था। BBC संवाददाता मार्लिन थॉमस ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। वो बता रही हैं कि वहां मंजर कैसा था। हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनी आंखों से टक्कर होते देखी। एक शख्स ने बताया कि उसने आसमान में आग का गोला देखा और उसे जोरदार आवाज सुनाई दी। टकराने के बाद विमान नीचे नदी में गिर गया। हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑडियो भी सुनने को मिला, जिसमें वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। यही हेलीकॉप्टर कमर्शियल प्लेन से टकराया था। ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्लेन के कई टुकड़े हो गए और अब ये 2.5 मीटर गहरे पानी में डूबा हुआ है। इससे पता चलता है कि वहाँ जारी रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है। मौसम बहुत ठंडा है, अंधेरा भी है और इस वजह से इमरजेंसी वर्कर्स को अभियान चलाने में दिक्कत हो रही है। सीरिया में कई सालों तक बशर अल असद के राज के दौरान सरकार अपने नागरिकों, विद्रोही गुटों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और पत्रकारों पर नजर रखती थी। BBC संवाददाता लीना सिंजाब जब सीरिया में थी तो उन्हें भी कई बार गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई थी। असद की सत्ता से हटने के बाद वो उसी जेल में पहुंची और अपनी फाइल ढूंढने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ये ठीक वही जगह है जहां से मैं अंदर गई थी।
उन्होंने मुझे बाहर इंतजार करवाया और फिर पूरे रास्ते मैं बिना फोन, बिना आईडी कार्ड, बिना किसी से संपर्क साधे, चाहे वो अंदर हो या बाहर, मुझे ऊपर उस जगह ले जाया गया जहां मुझसे पूछताछ होनी थी। और मैं जानती थी कि यहाँ अंडरग्राउंड कई फ्लोर्स हैं जहां बहुत से कैदी हैं। Was all set on fire by the regime before. मुझे बताया गया कि असद के सैनिकों ने यहाँ भागने से पहले सभी फ्लोर्स में आग लगा दी। जितनी भी फाइल्स मैंने खोली उन सब में आतंकवाद और आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के आरोप नजर आते हैं। आपको नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। यहाँ सैकड़ों फाइल्स हैं जो हजारों सीरियाई लोगों की हैं। Every Syrian has a सीरिया में रहते हुए हमें ये बताया गया था कि हर एक सीरियाई नागरिक की खबर एक मुखबिर रखता था, जैसे कि एक सुरक्षाकर्मी जो ये बताता था कि वो दिन भर क्या करते थे। अब यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि सभी सीरियाई लोगों की फाइलें यही हैं। हम एक छोटे से कमरे में हैं और जरा देखिए यहीं पर कितनी सारी फाइल्स हैं। The smell is unbearable. It looks like it was. ये दुर्गंध बर्दाश्त से बाहर है। लगता है कि ये जेल ठसाठस भरी हुई थी। जरा दीवारों को देखिए, कैदियों ने अपने नाम, यादें और तारीख लिखी हुई हैं। ये पूरे सीरिया में मौजूद कई जेलों में से एक है। Calendar of their time here. This is just one location. कई हजार लोग यहाँ से गायब हो गए और सैकड़ों परिवार अभी भी अपने परिजनों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता लीना सिंजाब की रिपोर्ट। और अब बात अमेरिका के कैलिफोर्निया में तबाही मचाने वाली आग की। एक नई स्टडी से सामने आई है बात, जिसमें बताया गया है कि लॉस एंजलिस में लगी आग की मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से शहर और आसपास के इलाकों में आग का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट। आखिरकार लॉस एंजलिस में बारिश हुई। इससे भूस्खलन हुआ और एक मुख्य सड़क बंद हो गई। मगर बारिश का मतलब यह भी है कि अब और लोग घर लौट सकते हैं। जंगल की आग लगभग काबू में है। I'm anxious to see, what I can get out of there. इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक स्टडी पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि जिन गर्म और सूखे हालात की वजह से ये आग भड़की, उसके लिए इंसानों की वजह से हुआ जलवायु परिवर्तन 1/3 से ज्यादा जिम्मेदार है। इसमें कहा गया है कि बसंत और सर्दियों में कम बारिश होने की संभावना औद्योगिकरण के दौर से पहले के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले के मुकाबले 23 और दिनों तक ऐसा मौसम बना रह सकता है जब आग भी लग सकती है और उसी दौरान तेज मौसमी हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन ये स्टडी काफी पेचीदा है और इसके नतीजों को पुख्ता नहीं माना जा सकता। एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी ओर समुद्र का किनारा और रेगिस्तान है। हमें पता है कि इस इलाके में बारिश एक जैसी नहीं होती, मगर हम लोगों ने मौसम के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया। इनसे आग लगने की आशंका बढ़ रही है और सभी सबूत इसी ओर इशारा करते हैं कि इस आग में क्लाइमेट चेंज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस का दौरा किया था। उन्होंने देश की जलवायु नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने शहर को फिर से बनाने का वादा भी किया है। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। और एक बड़े सवाल का जवाब जो इंसान सदियों से जानना चाहता है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन आया कैसे। उल्कापिंड के कुछ टुकड़ों से शायद इस बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता रेबेका मोरेल की रिपोर्ट। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट ने किसी चीज को टक्कर मारी। ये वो पल था जब 500 मीटर लंबे एस्टेरॉयड बेनू के टुकड़े को नासा की स्पेसक्राफ्ट ने कलेक्ट किया। इस टुकड़े को एक कैप्सूल में बंद किया और फिर धरती पर ले आए। बेनू के टुकड़ों को दुनिया भर में अलग अलग जगह भेजा गया। उसका एक टुकड़ा लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में भी आया। वैज्ञानिकों ने इस स्पेस रॉक का गहरा अध्ययन किया और पता लगा कि ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। बेनू के टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये टुकड़े एक दूसरे से कई 100 मीटर दूर होते हैं और हर एक टुकड़ा बेनू के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इसे देखकर बस लगेगा कि ये कोई काला सा पत्थर है, पर कमाल की बात यह है कि इसमें इतने मिनरल्स हैं और उनके ऐसे मिश्रण हैं जिन्हें हमने पहले के उल्कापिंडों में नहीं देखा। इसमें हमें कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। इस पर शोध करना वाकई रोमांचित कर देता है।
हम जानते हैं कि बेनू में हजारों कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें भरपूर कार्बन है, जैसे कि अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोबेसिस। इसका मतलब ये नहीं कि एस्टेरॉयड पर कभी जीवन था, पर शायद इसने जीवन के लिए जरूरी इन खनिजों को कहीं और फैला दिया। 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के कणों का एक बड़ा सा बादल आया, जिसके बाद सौर मंडल बना, फिर ग्रह बने, और उसके बाद भी अंतरिक्ष में बेनू की तरह हर जगह कई सारे धूल से भरे बड़े पत्थर थे। फिर वो नए बने पृथ्वी ग्रह से टकराए। एक थ्योरी ये भी है कि इन्होंने न सिर्फ ग्रहों पर पानी पहुंचाया, बल्कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पहुंचाए जिनसे जीवन पनप पाया। पृथ्वी काफी अलग है क्योंकि यहीं पर हमें जीवन देखने को मिला। कार्बन और पानी के वो कण सोलर सिस्टम में हर जगह पहुंचे। और अब जिस बड़ी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर परिस्थितियां सही थीं तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों देखने को मिला, और क्या हम सौर मंडल में कहीं और जीवन देख पाएंगे। बेनू पर रिसर्च जारी रहेगी। उम्मीद है कि बेहद दूर और अंधकार में डूबी अंतरिक्ष की दुनिया जो इतनी सुनसान लगती है, शायद उससे ये पता लग पाए कि जीवन आखिर पनपा कैसे। बीबीसी संवाददाता रेबेका मॉरेल की रिपोर्ट। तो एक और धरती के राज जानने की तैयारी है, तो दूसरी ओर भविष्य की भी एक तैयारी है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने बैटरी से चलने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया है जो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकता है और फिर प्लेन की तरह उड़ भी सकता है। अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो फ्लाइंग टैक्सी का ये कॉन्सेप्ट हवाई यात्रा की दुनिया बदल देगा। देखिए बीबीसी संवाददाता थियो लेजेट की रिपोर्ट। ये नया एयरक्राफ्ट अपने हैंगर से एक अहम टेस्ट के लिए बाहर निकल रहा है। ये वर्टिकल एरोस्पेस VX4 है और इसे बनाने वाले लोगों का मानना है कि ये हवाई यात्रा को बदल कर रख देगा। बैटरी से चलने वाला ये विमान हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंड करता है, मगर प्लेन की तरह उड़ता है। अभी इसकी टेस्टिंग शुरू ही हुई है। ये कुछ ही वक्त तक उड़ान भर सकता है, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। इसकी आवाज बहुत कम है। इसमें बैटरी से चलने वाली मोटर लगी हुई है। आपको टायरों का कंपन महसूस होगा। आसपास के एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई देगी। फिर इसे आसमान में उड़ाना काफी आसान है। हैंगर में इसके चीफ इंजीनियर डेविड किंग ने प्लेन की इलेक्ट्रिक मोटर और पंखे दिखाए। हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले ये कम आवाज करता है। इसके रख रखाव और इसके चलाने का खर्च भी काफी कम है। इसका सफर काफी आरामदेह है। इसमें 4 पैसेंजर कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वर्टिकल एरोस्पेस और दुनिया भर के दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे विमानों को उड़ाना आसान है, लेकिन इसे पैसेंजर्स के लिए सुरक्षित बनाना काफी मुश्किल है। इसमें काफी समय और पैसा लगता है। कई प्रतिद्वंदी कंपनियां पहले ही बंद हो चुकी हैं। उनमें जर्मन कंपनी लिलियम भी है, जो पैसे खत्म होने तक ऐसा इलेक्ट्रिक विमान बनाती रही। इसके भविष्य को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्टिकल एरोस्पेस कंपनी के पैसे भी खत्म होने वाले थे, मगर एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड ने उसे खरीद लिया, जिससे उसे वक्त और जरूरी संसाधन मिल गए। पिछले 6 महीने में इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हुए हैं। कई लोग नाकामयाब रहे। जो इस पर काम कर रहे हैं उन्हें फंडिंग मिल रही है। हम अकेले ही फंड जुटा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे तैयार करके ही रहेंगे। ये कंपनी हर साल $10 करोड़ खर्च रही है और ऐसा अंदाजा है कि साल 2028 तक इनके प्लेन्स मार्केट में नहीं आने वाले। VX4 की रेंज बहुत कम है। एक बार में ये सिर्फ 80 किलोमीटर ही उड़ सकता है और ये ऐसे ही विमान बनाने में जूझ रही दूसरी कंपनियों से भी मुकाबला कर रहा है, जैसे कि इस विमान को कैलिफोर्निया की एक कंपनी जॉबी एविएशन ने बनाया है। ये सब कोशिशें हो रही हैं इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मार्केट के लिए, मगर किसी को नहीं पता कि ये कोशिशें सफल भी हो पाएंगी या नहीं। बीबीसी संवाददाता थियो लेजेट की रिपोर्ट। वैसे ये कोशिश कामयाब हुई तो फ्यूचर में आसमान में ट्रैफिक से बचने का भी तरीका निकालना होगा। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।